ओके, तो कल हम लोगों ने S3 के बारे में गो थ्रू किया था कि S3 क्या है एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बकेट क्या होता है एंड इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ इसमें हैं, क्या रूल्स हैं, नेम कैसे हम कर सकते हैं, इसका नाम कैसे रखना है बकेट का। उसके बारे में हम लोगों ने पूरा ब्रीफली इसको पढ़ा था। ये ओवरव्यू था जो कल हम लोगों ने देखा था ना। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ओवरव्यू। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम बकेट वर्जनिंग से। S3 में बकेट वर्जनिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा मैंने कल इंट्रो दिया था इसका, लेकिन आज उसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। इसको अगर ये सर्विस है क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वर्जनिंग इज़ अ ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल इनसाइड बकेट व्हेन यू एनेबल इट एंड इफ़ यू डिलीटेड द डेटा एक्सीडेंटली। ये एक ऑप्शन होता है जो आपके बकेट के अंदर अवेलेबल होता है, बकेट के ऊपर हम इसको लगाते हैं। अगर आपने कोई भी डेटा एक्सीडेंटली डिलीट किया, देन द फाइल विल बी नॉट परमानेंटली डिलीटेड। वर्जनिंग से क्या होगा कि आपने अगर गलती से डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ इसको डिलीट होने के बजाय वो डिलीट मार्कर में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप से कुछ भी कोई भी फाइल डिलीट करते हो, वो कहाँ पे जाता है? क्वेश्चन है भाई, कोई आंसर देगा साइकिल इसका? भी। राइट, रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बकेट में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो अगर वर्जनिंग एनेबल्ड है तो, मैं सिर्फ वर्जनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर उस बकेट पे वर्जनिंग एनेबल्ड है तो वो डायरेक्टली डिलीट ना होके वो डिलीट मार्कर में चला जाएगा। मीन्स इट्स काइंड ऑफ अ रिसाइकिल बिन। आपको ये बोलना नहीं है इट्स काइंड ऑफ अ रिसाइकिल बिन, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको बोलना है द फाइल विल नॉट बी परमानेंटली डिलीटेड एंड इट विल बी मूव्ड टू डिलीट मार्कर। ये है ऑप्शन। ठीक है। अगर आपने वर्जनिंग एनेबल कर दी है तो आपका डेटा रिसाइकिल बिन की तरह, डिलीट मार्कर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपका डेटा मूव हो जाएगा। और जब भी आप रीस्टोर करना चाहोगे तो जैसे हम रिसाइकिल बिन में जाके फाइल पे क्लिक करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं, सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रीस्टोर दैट पर्टिकुलर फाइल, आप डिलीट मार्कर पे जाओगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रीस्टोर करने का। तो ये फ़ायदा होता है आपका वर्जनिंग का, बकेट वर्जनिंग। ठीक है। इसके बारे में और हम पढ़ते हैं अब पॉइंट वाइज। ये समझाने के लिए था, अब ये आते हैं हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज जो आपको याद करना है। बकेट वर्जनिंग इज़ अ S3 बकेट सब रिसोर्स। ये बकेट का सब रिसोर्स होता है, यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स डेटा, ठीक है, डिलीशन और ओवरराइट। मीन्स आपने इसमें देखो, एक तो फ़ायदा ये हो गया कि अगर आपने गलती से उस डेटा को डिलीट कर दिया तो वो डेटा आपका डिलीट मार्कर में चला जाएगा। दूसरा, अगर कोई बंदा आया और उस बंदे ने आपके फाइल, जो आपकी फ़ाइल है, ठीक है, आपकी एक फ़ाइल है, इसमें आपने कुछ अपना डेटा सेव करके रख दिया है, ठीक है, एंड उसको आपने सेव करके रख दिया है डेस्कटॉप पे, और आपको पता नहीं, लेकिन कोई दूसरा आया और उसने उस पर चेंजेस कर दिए। ठीक है, मान लो उसने ये डिलीट करके अपना कुछ डेटा डाल दिया। ठीक है। तो जब आप इस फाइल को खोलोगे कहोगे अरे यार, लगता है किसी ने इस पर चेंजेस कर दिए हैं। तो जब आप वर्जनिंग इनेबल करते हो ना, तो जब पहले आप इसको, पहले का जो डेटा था वो ये है, पहले का डेटा, ठीक है, और आपके पास दो फाइल दिखेगी वहाँ पे, मतलब दो फाइल, एक फाइल आपका ये दिखेगा, एक फाइल आपका ये दिखेगा। मैं ऐसे समझाता हूँ जैसे कल मैंने आपको समझाया था वर्जन हिस्ट्री। तो जब आप उसमें जाओगे तो आपको ये वर्जन्स दिखेंगे। ठीक है। एक फ़ाइल, जैसे मैंने इस फाइल को चेंज किया था तो मेरे पास ये डेटा है। ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा बंदा आया, उसने
इस पर कुछ अलग से कुछ काम कर दिया और मैं परेशान हूँ, अरे यार इस पर क्या किसने कर दिया है, सिर्फ मेरा डाटा कहाँ गया, मेरा डेटा तो डिलीट हो गया। तो मैं वर्जनिंग में जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मेरा जो काम था वो कितने बजे का था। अच्छा इतने बजे का था, तो मैं जाता हूँ अपने वाले फाइल पे और वहाँ पे देखता हूँ मैं मेरा डेटा अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं जब अपना अपना डेटा देखूँगा अपने टाइम पे, मैं देखूँगा एक स्टैंड पे, तो मैं देखूँगा कि अरे यार मेरा डेटा तो है अवेलेबल। तो वर्जनिंग का ये फ़ायदा होता है। थोड़ा बहुत आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि दो फाइल हो जाएगी। जैसे ये फाइल है मॉडिफाइड फाइल, ये 721 पे मॉडिफाइड है, 735 पे। अब ये आपने मॉडिफाई किया और किसी दूसरे बंदे ने आपके बाद आके उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ये मॉडिफाई कर दिया। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आप ये पुरानी फाइल आप देख सकते हो, ठीक है, नॉन मॉडिफाइड फाइल आप देख सकते हो और उसको आप काम कर सकते हो। तो इसका दो यूज़ हो गया, एक हो गया एक्सीडेंटल डिलीशन का प्लस आपका डेटा ओवरराइट का। तो दो चीज़ के लिए आप वर्जनिंग यूज़ कर सकते हो। आगे और देखते हैं हम क्या क्या और ऑप्शन अवेलेबल है। वर्जनिंग कैन बी यूज्ड फॉर डेटा रिटेंशन और आर्काइव, मीन्स to keep data safe and create multiple copies of the data. So in future if you want to see your old data wise, you can have a look, example list of customer और company और a bank। अब इसको इस एग्जाम्पल को देखते हैं और ये फाइल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये आपकी बैंक की फाइल है और बैंक में आपका क्या है कि कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है, और आप चेक करना चाहते हो कि अगस्त में मेरे कितने कस्टमर थे। तो आप यहाँ पे पूरा लिस्ट कर रहे हो कस्टमर को कि अगस्त में मेरे 100 कस्टमर थे, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 100 कस्टमर, ठीक है। और सितंबर में फिर आप आए, सितंबर में भी आपने कस्टमर ऐड करते चले जा रहे हो, ठीक है, सितंबर में 300 कस्टमर हो गए। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको सिर्फ सिर्फ ये चेक करना है कि अगस्त में आपके कितने कस्टमर थे। तो आप वर्जन ओल्डर वर्जन हिस्ट्री में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये 4 तारीख को, मीन्स 4 तारीख को मेरा कितना डेटा था। तो इस केस में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं जैसे देखना चाहूँ कि मैं 4 तारीख को मेरे इस फाइल में क्या क्या डेटा था, कितने मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, ओके, मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ाया था, मुझे बस इतना देखना है। अब मुझे देखना है कि मैं 15 तारीख को मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को। तो मैं 15 तारीख की फ़ाइल ओपन करूँगा। अब 15 तारीख की फ़ाइल ओपन हो गई। अब मैं 15 तारीख को देखूँगा मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। मैंने 15 तारीख को पढ़ाया था वीपीसी पेयरिंग मैंने पढ़ाया था, तो मेरे लिए आसान हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं चलो 20 तारीख का देखता हूँ, 20 तारीख का डेटा है, हाँ 20 तारीख को मैं देखता हूँ मैंने 20 तारीख को क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारे वर्जन इसमें अवेलेबल हैं। 20 तारीख को अगर मैं देखूँ तो मैंने वीपीसी एंड पॉइंट मैंने पढ़ाया था, ओके, इसका मैंने प्रैक्टिकल कराया था। तो ये होता है वर्जन हिस्ट्री का रिक्वायरमेंट, मतलब इसके होने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, वंस यू एनेबल वर्जनिंग ऑन अ बकेट इट कैन नॉट बी डिसेबल्ड, हाउएवर इट कैन बी सस्पेंडेड। अगर आपने एक बकेट पे वर्जनिंग एनेबल कर दी है तो उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हो। जैसे मेरा ये बकेट है और मैंने इस पे इसको मैंने एनेबल कर रखा था, ठीक है, वर्जनिंग मैंने इसको एनेबल कर रखा था, तो मेरे पास यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास सस्पेंडेड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सस्पेंड कर रखा है। सिंपल सा है, ठीक है। बकेट वर्जनिंग आपने एनेबल कर रखा है तो एनेबल्ड है, और एनेबल नहीं कर किया है तो वो सस्पेंडेड आएगा, ओके। However, it can be suspended. When versioning enabled, bucket versioning will protect existing and new object and maintain their versions as they are updated. Versioning will be enabled on whole bucket. You can't skip any files. अब जो ये वर्जनिंग मैं कर रहा हूँ ना, वो यहाँ से एनेबल होती है, ठीक है। और मैं इसको एनेबल करूँगा ना, तो ये किसी फाइल पे एनेबल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये पूरे बकेट पे आ रहा है मेरा एनेबल करने का, ठीक है। ये बकेट जो है
इस पर मैं प्रॉपर्टीज़ में अगर जा रहा हूँ, बकेट इस पर देखो डिसेबल्ड है, और इसको अगर एनेबल करना है तो ये मेरे पूरे बकेट पे एनेबल होगा। मींस पूरे बकेट में जो भी मैं काम करूँगा, ओके, उसका मेरे पास वर्जन हिस्ट्री बन के आ जाएगा। सारे वर्जन मुझे दिखाई देंगे यहाँ पे कि मैंने फला तारीख को क्या काम किया था, इस पर्टिकुलर डेट को मैंने क्या काम किया था। सिमिलरली एग्जाम्पल, ये इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास कोई हो ही नहीं सकता है। आप भी अपने घर पे ये करके देख सकते हो। वन ड्राइव पे अगर आपकी कोई एक्सेल फाइल है या फिर वर्ड फाइल है, आप बनाना, बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन हिस्ट्री वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी। तो वो फंक्शन AWS के S3 में भी अवेलेबल है। हालांकि उसका चार्ज वगैरह लगता है, लेकिन बहुत मिनिमम चार्ज है, सिर्फ डेटा का चार्ज आपका लगता है। और जो वर्जनिंग विल बी एनेबल्ड ऑन होल बकेट, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक फाइल पे आपने वर्जन इस पे आप एनेबल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं आएगा एनेबल करने का, ठीक है। जो आप वर्जनिंग एनेबल करोगे वो पूरे बकेट पे एनेबल होगा, एक फाइल पे एनेबल नहीं होता है। ये इसका रूल है। यू कांट स्किप एनी फाइल्स, पूरे बकेट पे एनेबल करोगे आप। Updating object refers to put, post, copy, delete actions on object. If you delete any object, it will be available in delete marker. अब अगर आपने इस बकेट वर्जनिंग को इनेबल कर दिया, ठीक है, इसको आपने इनेबल कर दिया, तो आप क्या क्या आपके पास फैसिलिटी दिखेगी वर्जनिंग में, क्या क्या आप कर सकते हो। तो कोई भी आपने फाइल इधर से उधर मूव की, कॉपी किया, डिलीट किया, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। लाइक मैंने अगर कोई फाइल अपडेट की, ठीक है, तो वो मुझे दिखेगा कि आपने ये फाइल इस पर्टिकुलर डेट, इस पर्टिकुलर टाइम पे मूव की। अगर आपने उसको डिलीट किया तो वो डिलीट मार्कर पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके आगे लिख के आएगा, सॉरी, उस पर्टिकुलर फाइल के आगे लिख के आएगा डिलीट मार्कर, कि आपने इसको डिलीट कर दिया है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको इसको रीस्टोर भी कर सकते हो। और अगर फाइल आपने उस फाइल के अंदर कोई डेटा चेंजेस किए हैं तो आपको दूसरी फाइल दिखेगी और दूसरा टाइम उसमें दिखेगा, और उसमें लिख के आएगा कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम पे मॉडिफाइड किया। यहाँ पे तो मॉडिफाइड नहीं लिखा है, लेकिन S3 में आपको वो दिखेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये मॉडिफाइड है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका। When versioning is enabled and you try to delete an object, a delete marker is placed on the object. जो मैंने पहले बताया आपको, वर्जनिंग आप एनेबल कर दो और कोई फाइल आप इसको डिलीट करो। आपने इसको एनेबल कर दिया और आप पर्टिकुलर इस फाइल को डिलीट करो, ऑब्जेक्ट में जाना, इसको डिलीट करोगे तो ये डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन डिलीट होने के बाद ना यहाँ पे एक डिलीट मार्कर का ऑप्शन आएगा। ओके, तो ये है, इसको हम प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली, अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, एंड will be available in the object, will be stored to a different location. You can restore from there, you can still view the object and the delete marker. ऑब्जेक्ट अगर वर्जनिंग एनेबल्ड है, आपने उसको डिलीट कर दिया तो ऐसा नहीं वो गायब हो जाएगा, वो अवेलेबल रहेगा, आप उसको देख सकते हो, और उसके आगे डिलीट मार्कर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। इफ़ यू वांट टू रिस्टोर द ऑब्जेक्ट फाइल यू डिलीटेड, यू कैन डिलीट द डिलीट मार्कर। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप एक बार समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजिंग ये है कि जैसे फाइल हम कोई डिलीट करते हैं अपने लैपटॉप से, तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, और रिसाइकिल बिन में जाके हम उसको डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है ना। ऐसा ही होता है कि अलग होता है कुछ? यस सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप सॉरी, अगर आपको उस फाइल को जो आपने गलती से डिलीट किया है उसको आपको रिस्टोर करना है, तो आपको डिलीट मार्कर को डिलीट करना पड़ेगा, तो ही आप रिस्टोर कर सकते हो। यू कैन डिलीट द डिलीट मार्कर एंड द ऑब्जेक्ट विल बी अवेलेबल इन द बकेट। ओके, उसके बाद है यू विल बी चार्ज्ड फॉर ऑल S3 स्टोरेज कॉस्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट वर्जन स्टोर्ड। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने ये वर्जन आपके पास अवेलेबल है और इस पर्टिकुलर फाइल की जो डेटा साइज़ है वो 2.75 MB है। ओके,
तो इस पर्टिकुलर डेटा का आपसे चार्ज लिया जाएगा, लाइक कि S3 कैलकुलेट करेगा कि इसका कितना रुपए बनता है, ठीक है। तो इसका तो बहुत कम बनेगा, लेकिन अगर 100 MB की फ़ाइल है तो उसका लगभग 1 या 2 रुपए बनेगा, ठीक है। अगर आपने वर्जनिंग एनेबल कर दी है और वर्जनिंग आप चेंज कर रहे हो फाइल को, कभी उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, कभी उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, तो 2 फाइल आपकी, 5 फाइल आपकी बन गई, ठीक है। तो 5 फाइल आपकी कैसे बनी कि एक में आपने डेटा डिलीट किया, एक में आपने डेटा बढ़ाया है। तो एवरेज फाइल आपकी जो साइज़ है फाइल की वो है 100 MB। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। 100 MB की फ़ाइल है, उसमें आपने डेटा डिलीट किया है तो वो 90 MB की हो गई है। और फिर आपने डेटा उसमें और ऐड किया है, वो हो गई 110 MB की। तो 3 फाइल आपके हो गए, ठीक है। मीन्स 3 वर्जन आपके पास हो गए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आपका लगेगा वो 3 फाइल मतलब 300 लगभग हो गए, 300 MB हो गए ना। 3 फाइल 100 MB की है, एक 90 की है, एक 100 की, 110 की है, टोटल कितना हुआ? 300। 300 MB हुआ। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि वो 300 MB की जब फाइल हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि वो टोटल करके वो 300 MB लेंगे आपसे, नहीं। जो आपने एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है, लाइक 100 एवरेज है और आपने 10 उसमें बढ़ाया है, तो आपका 10 MB, 100 प्लस 10 MB, 110 MB आपसे वो चार्ज करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो वैसे के वैसे रहेगा, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं ना, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया इसको बोलते हैं जो विल बी चार्ज एज इंक्रीमेंटली चार्ज होगा आपको। मीन्स 2 वर्जन यू हैव सेम, लाइक 5 MB ओरिजिनल फाइल एंड मॉडिफाइड इज 5.2 MB। देन ये मत ऐसा नहीं होगा कि 5 प्लस 5 5.2 मतलब 10 10.2 MB का आपसे चार्ज लिया जाएगा, नहीं। आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो 5.2 MB का ही चार्ज लिया जाएगा, ना 5 MB का लिया जाएगा, ना 10.2 MB का लिया जाएगा, ओके। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल चार्ज। ऐसे अगर होगा तो भाई वर्जन, जैसे मेरे ये वर्जन अवेलेबल हैं, तो मैं तो भाई ऐसे ही हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, इतने वर्जन का मैं पैसा थोड़ा ना दे पाऊँगा भाई। 100 MB की है, मान लो आप डेली उस पर काम कर रहे हो, तो भाई हो गया फिर कम काम। तो इसलिए इंक्रीमेंटल इस पर चार्ज लगता है। You can use versioning with S3 life cycle policy to delete older version, or you can move them to a cheaper S3 storage glacier. Means you can use versioning with a life cycle policy. Just a second. Yeah. Means you can use versioning with life cycle policy and you can set when the data should move. अब इसके साथ एक चीज़ और अच्छा ही है, वर्जनिंग जब आप एनेबल करते हो ना, वर्जनिंग जब आप एनेबल करते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या ऑप्शन आ जाते हैं कि वहाँ पे आप पॉलिसी सेट कर सकते हो कि आपका डेटा कब से कब कौन से बकेट में जाना चाहिए। कल मैंने बताया था ना कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक ग्लेशियर होता है, तो वहाँ पे ये पॉलिसी भी आप लगा सकते हो जब आप वर्जनिंग एनेबल करते हो। ऐसा नहीं कि सब आपका स्टैंडर्ड में ही, सारा आपका डेटा स्टैंडर्ड में ही जाएगा। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल में और अच्छे से डीपली समझेंगे, अभी हम बस इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, ठीक है। अब बकेट वर्जनिंग में क्या क्या होता है? बकेट वर्जनिंग में 3 स्टेट होते हैं, एक होता है एनेबल्ड, एक होता है सस्पेंडेड, एक होता है अनवर्जन। ये आपको दिखाई नहीं देता लेकिन ये होता है। ये कब होता है? व्हेन यू क्रिएट अ न्यू बकेट इट इज़ अनवर्जन, ठीक है। जब आप नया बकेट क्रिएट करोगे तो वो अनवर्जन दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये मेरा बकेट है और ये अनवर्जन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मतलब वो डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद ये नए नए बकेट के साथ होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है एनेबल्ड। जब आप वर्जनिंग एनेबल कर देते हो तो वहाँ पे एनेबल्ड दिखेगा, कहाँ पे? बकेट वर्जनिंग में। यहाँ पे वर्जनिंग में जो डिसेबल्ड है यहाँ पे एनेबल दिखेगा। और तीसरा होता है सस्पेंडेड। जब आपने एनेबल किया और उसको डिसेबल कर दिया तो यहाँ पे सस्पेंडेड आ जाएगा, जैसे डिसेबल आ रहा है ना। अब मैं इसको दिखाता हूँ, जो मेरा बकेट है इसको मैंने एक बार एनेबल किया था, तो देखो ये एनेबल के बाद आपके पास सस्पेंडेड ही आएगा, डिसेबल का ऑप्शन नहीं आएगा। आई होप ये क्लियर है।
किसी को कोई डाउट अभी तक? सर अगर हम सिर्फ बकेट बना के रखे, उसमें कुछ फाइल नहीं है, फिर भी वो चार्ज करेंगे क्या? नहीं नहीं, सिर्फ फाइल का आपसे चार्ज होता है, जो डेटा आप रखोगे उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। ओके सर। आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है। और डेटा अगर रखोगे भी ना, 1-2 KB, मतलब हैवी डाटा मत रखो आप, ठीक है। 1-2 लाइक नोट पैड आपने रख लिया, कोई नॉर्मली जो हम लोग रखते हैं इस पे डेटा ना, वो टेराफॉर्म का या फिर कोड वगैरह हम लोग रखते हैं। और डेटा वोटा तो बहुत लाइक एसक्यूएल का बैकअप का बहुत रेयर केस में रखा जाता है, उसके लिए हम दूसरा कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ बहुत कंपनी में वो भी रखते हैं। तो मेनली हम लोग इस पर कोड वगैरह, सॉफ्टवेयर के कोड हुए या फिर बैकअप हुआ कोई डेटाबेस का, उसका रखते हैं। तो सिर्फ हाँ, अगर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप सिर्फ बकेट बना के खाली उसको रखो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। वर्जनिंग अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट इन अ बकेट, नॉट अ पार्शियली अप्लाइड। मीन्स बकेट हमारा, वो जो हमारा बकेट है उस पूरे बकेट पे, पूरी बाल्टी पे ये हमारा वर्जनिंग हम अप्लाई करते हैं। उसके अंदर कुछ भी आप करोगे तो वो सब कुछ हमारा वर्जन उसका बनता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक 100 MB की फाइल बनाई और उस पर आपने वर्जन वाला खेल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग बिफोर एनेबलिंग वर्जन विल हैव अ वर्जन आईडी एज नल। अब इसके साथ इसमें एक कैचिंग पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लो आपके बकेट में एक फाइल है 10 MB की, उस पर आपने काम किया, बहुत काम किया, उस पर आपने वर्जन एनेबल नहीं कर रखा था, ठीक है। और आपके दिमाग में आया कि यार लॉ में इस पर वर्जन एनेबल कर देता हूँ। तो अब ये बताओ कि आप वर्जन एनेबल कर दोगे तो क्या उस पर्टिकुलर फाइल का आपको पुराना वर्जन दिखाई देगा? गेस करो। नो सर। राइट, करेक्ट आंसर, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो बाद में आपने एनेबल किया है। तो अगर आप उसका वर्जन देखने जाओगे ना, तो वहाँ पे उसकी जो आईडी होगी ना वो नल होगी, एंड उसके बाद आप जो काम करोगे उसका वर्जन आपको दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले का नहीं दिखाई देगा। इसके बाद इफ़ यू हैव अ बकेट दैट इज ऑलरेडी वर्जन, देन यू सस्पेंडेड वर्जनिंग एज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर वर्जन रिमेन एज इट इज़। अब इसमें वाइस वर्सा आप है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वर्जनिंग एनेबल कर रखी थी अपने फाइल पे, और बाद में आपने सोचा कि यार मैं लाओ इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो पुराना जो भी आपका वर्जन है ना वो डिलीट नहीं होगा, वो एज इट इज़ वहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसका मतलब यही है, ओके। हाउएवर दे विल नॉट बी अपडेटेड वर्जन फर्दर। उसके बाद का वर्जन आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन पुराना वर्जन रहेगा वहाँ पे जब तक उसको सस्पेंडेड रखेंगे हम। न्यू ऑब्जेक्ट्स अपलोडेड आफ्टर सस्पेंशन दे विल हैव अ वर्जन आईडी एज नल। ये पहले अभी ऊपर बताया मैंने। इफ द सेम की नेम इज यूज्ड स्टोर अनदर ऑब्जेक्ट, इट विल ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वन। An object deletion is suspended. Versioning buckets will only delete the objects with ID null. Means when you click on delete, only file that don't have any version will be deleted. Rest won't. If you want to delete them, you have to do it manually. अब इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। An object deletion is suspended. Like आपने डिलीट मार्क, सॉरी, वर्जनिंग को डिसेबल कर रखा है, ठीक है, सस्पेंड कर रखा है। तो आप फाइल को या फिर बकेट को डिलीट करते हो या फाइल को डिलीट करोगे ना, तो कौन सी फाइल डिलीट होगी? जिसका वर्जन अवेलेबल नहीं है वही फाइल डिलीट होगी। अगर उसका वर्जन अवेलेबल है तो आपको मैनुअली जाके डिलीट करना पड़ेगा, जहाँ पे वर्जन अवेलेबल है उसको एक एक मैनुअली उसको सेलेक्ट करके तब डिलीट करना पड़ेगा। ये सब गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब इसमें हम आते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस पर। ये आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ बकेट वर्जनिंग, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हो वी हैव द ऑप्शन अवेलेबल टू एनेबल द बकेट वर्जनिंग। आफ्टर एनेबलिंग वी गेट दिस ऑप्शंस, एंड हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये इंटरव्यू में अगर S3 आपसे पूछेंगे तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब बकेट वर्जनिंग के अलावा एक और सर्विस है, सब रिसोर्स है जो अंदर हम देखने को मिलती है, दैट इज़ S3 बकेट वर्जनिंग MFA डिलीट। MFA का फुल फॉर्म सबको पता ही है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? पता है सबको? अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखा है MFA किसी ने? यस सर। यस सर। हाँ तो फिर आई थिंक सबको पता है, ठीक है, MFA क्या होता है। अगर खासकर आप AWS भी यूज़ कर रहे हो और कंपनी में जॉब भी कर रहे हो तो MFA से आप लोगों को सब पता है। अब इस ये यूज़ क्यों होता है? देखो यहाँ पे हमारा आता है ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA डिलीट। ये क्यों लगाया जाता है? अब हम इसको पढ़ते हैं क्यों लगाया जाता है ये, या इस सर्विस का काम क्या है, सब रिसोर्स का काम क्या है। If you want to make an extra layer of security on your bucket, then you can enable MFA. When someone tries to delete any object inside your bucket, won't be able to do so until you allow. For example, Google Authenticator है, Microsoft Authenticator है. The device will be with you, and once you approve, only then the file will be deleted. एंड द कोड चेंजेस एवरी 30 सेकेंड। सबको पता है ना कोड कितनी देर में चेंज होता है ऑथेंटिकेटर का? 30 seconds. डिफरेंट है सर, 30 to 1 minute भी होता है। हाँ लेकिन डिफ़ॉल्ट 30 सेकेंड ही रहता है। तो इसको अगर आपने इनेबल कर दिया ना MFA डिलीट, तो कोई भी अगर आपका बकेट को डिलीट करता है या फिर वर्जनिंग डिसेबल करता है तो उसके पास सॉरी कह रहा हूँ, आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, वो कोड मांगेगा वहाँ पे, और वो कोड आप अपने फ़ोन पे कॉन्फ़िगर कर रखा है आपने ऑथेंटिकेटर, वो कोड जब तक आप उसको दोगे नहीं तब तक वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने बकेट को सिक्योर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन से कि हम MFA डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। अगर इफ़ एनीवन वांट्स टू मेक एनी चेंजेस, सो दे विल बी आस्क द कोड। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और है, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। टू सिक्योर योर बकेट, व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन यूज़। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिलीट इज़ अ वर्जनिंग, ठीक है, ये एक पॉइंट है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिलीट is a versioning capacity that adds another level of security in case your account is compromised. मान लो आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया तो ये आपका ऑथेंटिकेटर वहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है। मान लो आपका फाइल वगैरह डिलीट करने लगा या फिर सस्पेंड करने लगा, कुछ भी करने लगा, कोड मांगेगा, और जब तक कोड आप दोगे नहीं तब तक होगा नहीं कुछ। दिस एड्स अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फॉलोइंग। ये अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी किस किस चीज़ों के लिए काम करेगा, ठीक है। चेंजिंग योर बकेट वर्जनिंग स्टेट, अगर आप अपने बकेट का वर्जन चेंज करते हो, एनेबल से डिसेबल करते हो या सस्पेंड करते हो, ठीक है, समवन ट्राइज टू चेंज द वर्जन स्टेट फ्रॉम एनेबल टू डिसेबल, तब आपसे ये कोड मांगेगा MFA का। और परमानेंटली ट्राइंग टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट वर्जन, ठीक है, समवन ट्राइंग टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट परमानेंटली, देन अगेन ये कोड मांगेगा MFA का, ठीक है। और जब तक वो कोड अपने फ़ोन में खोल के उसको दोगे नहीं तब तक वो कर भी नहीं सकता। और ऐसा नहीं आपका कोड वो देख लिया और जाके आधे घंटे बाद वो डाल रहा है तो चल जाएगा, नहीं, क्योंकि 30 सेकंड में आपका कोड चेंज होता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल होने के चांसेस नहीं है। MFA डिलीट रिक्वायर्स, क्या क्या चाहिए अगर आप डिलीट करना चाहते हो, ओके, कोई फाइल अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो क्या क्या चाहिए आपको। इफ़ यू आर डिलीटिंग एनी फाइल एंड MFA इज़ एनेबल्ड, देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, योर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, जो MFA कोड है, ओके सॉरी पासवर्ड, एंड द कोड डिस्प्लेड ऑन द अप्रूव्ड फिजिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन डिवाइस। जो भी आपका ऑथेंटिकेटर है, गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, उसका जो कोड डिस्प्ले हो रहा है वो आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तभी आप डिलीट कर सकते हो कोई फाइल। अब इसमें एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ MFA डिलीट इन वर्जनिंग, व्हाट विल हैपन इफ़ यू एनेबल इट, या फिर how can you protect your data in S3 bucket, ये एक क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप बता सकते हो कि MFA डिलीट का हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी और पॉलिसीज़ हैं और सर्विसेज हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट या बचा सकते हैं, तो वो भी आप बोलोगे, लेकिन ये भी आपको बोलना है। अब एक दूसरी सर्विस के बारे में आते हैं, क्या है ये S3 मल्टी पार्ट अपलोड। अभी तक कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन वर्जनिंग में?
MFA डिलीट में। बस सर किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसको बस सस्पेंड करके फिर डिलीट करेंगे। हाँ, सस्पेंड करके डिलीट कर देना है आपको। ठीक। ठीक है। ठीक है, तो ये जो सर्विस है ये क्या है, व्हाट इज़ मल्टी पार्ट, ये सर्विस, हाँ सर्विस ही बोल सकते हैं इसको। व्हाट इज़ S3 मल्टी पार्ट अपलोड। अब एक चीज़ अगर आप लोगों ने ध्यान दे रहे होगे ना कि AWS नॉट ओनली S3, AWS और हाँ, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स हैं। लाइक अगर मैंने आपको बस हल्का सा हिंट दे दिया ना कि ये नाम है इस सर्विस का और बताओ ये काम क्या करता है, तो हल्का सा अगर आप टेक्निकल दिमाग लगाओगे ना तो होता नहीं कि आप आंसर बना सकते हो। इसको देख के कोई बता सकता है क्या है, व्हाट इज दिस मल्टी पार्ट अपलोड। कोई ऐसे अपने लेमन लैंग्वेज में कुछ भी बता दो। पार्ट पार्ट में अपलोड करना इमेज या फिर फाइल। हाँ करेक्ट, बस मीनिंग वही है और है भी सर्विस वही सर्विस भी है, बस इसमें एक दो पॉइंट और उन्होंने ऐड कर दिया है। तो बहुत आसान है इसको ना, ये सब एक बार आपने पढ़ लिया ना तो कभी भूलेंगे नहीं, बस रिवाइज करने की देरी रहेगी। तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है ये। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 100 MB की फाइल है, ठीक है, और आपको उसको अपलोड करना है S3 में। तो मल्टी पार्ट की हेल्प से ना आप जैसे 100 MB की जो फाइल है अगर आप अपलोड करोगे तो वो कितना समय लेगा, 10 मिनट लेगा। अब मेरे पास, मुझे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये मैं 100 MB का वो कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 1 GB। ठीक है, 1 GB की फ़ाइल है और मैं इसको अगर अपलोड करूँगा तो ये कम से कम आधे घंटे तो लगेगा ही। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आधे घंटे तो लगेगा ही इस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करने में। अब AWS अमेज़न क्या बोलता है कि भाई अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा डेटा आप अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो हम आपको एक और सर्विस देते हैं जिसका नाम है मल्टी पार्ट अपलोड। मतलब इस 1 GB को ना टुकड़ों में कर लो। कितने टुकड़ों में कर लो, 10 टुकड़ों में कर लो। ठीक है, इसको चंक्स में डिवाइड कर लो 100 MB के। ठीक है, 10 फाइल हो गई। अब इसको अपलोड करोगे ना तो जितना समय आपका ये 100 MB की फ़ाइल को अपलोड करने में लगेगा उतना समय आपका 1 GB की फ़ाइल को अपलोड करने में लगेगा। मान लो आपका 100 MB की फ़ाइल को अपलोड करने में 10 मिनट लग रहा है और 1 GB की फ़ाइल को अपलोड करने में आपको लग रहा है 30 मिनट। तो मल्टी पार्ट की हेल्प से ना मल्टी पार्ट की हेल्प से आप इस 1 GB फाइल को आप 10 फाइल में अपलोड कर, वो चंक्स में डिवाइड कर लिया, और जब आप इसको अपलोड करोगे ना तो ये कितना समय लगेगा इसको, 10 मिनट बस। और यही इसका यूज़ है। जब बात आती है ज़्यादा हैवी डेटा की और आपको अपलोड करना है तो अमेज़न बोलता है कि भाई आप मल्टी पार्ट अपलोड को करो यूज़। ओके, आप डेटा को डिवाइड करो, छोटे छोटे टुकड़ों में करो और अपलोड करो। तो जो टाइम आपको छोटे फाइल को अपलोड करने में लगेगा वही टाइम आपको बड़ी फाइल को भी अपलोड करने में लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझाऊं? आ रहा है। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं ना, पैरेलल प्रोसेसिंग, इस टर्म को बोलते हैं। पहले इसको पूरा हम समझते हैं, ठीक है। 10 फाइल हो गई, ठीक है, इंडिविजुअली, देन 10 फाइल्स विल बी अपलोडेड विद द पैरेलल प्रोसेसिंग। इस सबको सबकी एक स्पीड हो जाएगी। पहले अगर ये एक रहेगा, अगर ये एक फाइल है तो इसकी एक स्पीड होगी, तो ये धीमे धीमे जाएगा। अगर हम इसको 10 टुकड़ों में कर लेंगे और फिर भेजेंगे तो सबकी अलग अलग स्पीड हो जाएगी, और जितनी छोटी फाइल उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड। ओके, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो, ये इस एग्जांपल से देखो,
द पर्पस ऑफ मल्टी पार्ट अपलोड इज टू इंक्रीज द अपलोड स्पीड व्हेन यू हैव लार्ज डेटा। अब इस फाइल को देखो, ये 5 टेराबाइट की फाइल है, आपने इसको इतने टुकड़ों में कर लिया, ठीक है, 50-50 GB में कर लिया आपने, और इसको जब अपलोड कर रहे हो तो ये वापस जाके S3 में जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी ये टुकड़ों में जाके सेव होगा, चंक्स में सेव होगा। और डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ये ऑब्जेक्ट लेवल ही स्टोरेज है। जो डाटा आपका स्टोर होगा वो 5 टेराबाइट में ही स्टोर हो रहा है, ना कि आपका चंक्स में स्टोर हो रहा है। सिर्फ मूव करने का जो रास्ता है ना, मतलब उस बकेट में जाने तक का, वो चंक्स में है, बाकी वहाँ पे जाके वो जुड़ जा रहा है। ओके, और स्पीड आपको अच्छी मिल रही है, तो ये यूज़ है मल्टी पार्ट अपलोड का। मल्टी पार्ट अपलोड इज यूज टू अपलोड एन ऑब्जेक्ट इन पार्ट्स, टुकड़ों में इसको हम अपलोड करते हैं, चंक्स। पार्ट्स आर अपलोडेड इंडिपेंडेंटली इन पैरेलल इन एनी ऑर्डर, सबकी अलग अलग सर्विस रहेगी, अलग अलग स्पीड से वो जाएंगे, मतलब अच्छी स्पीड से जाएंगे वो और जाके जुड़ जाएंगे। अब इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट साइज ऑफ 100 MB और लार्जर। अब AWS बोलता है, रिकमेंड करता है कि भाई हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपके पास 100 MB की फ़ाइल है या उससे ज़्यादा है तो आप मल्टी पार्ट अपलोड का यूज़ करिए। इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपका डेटा जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी ट्रैवल करेगा, जल्दी स्टोर होगा। ये वो सुझाव दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन वो वार्निंग भी दे रहे हैं, यू मस्ट यूज़ इट फॉर ऑब्जेक्ट लार्जर देन 5 GB। अगर 5 GB से ज़्यादा आपका डेटा है तो वो सुझाव नहीं दे रहे हैं, तो मस्ट है, वो करना ही करना है, तो आपको मल्टी पार्ट का यूज़ करना ही करना है। ओके, उसको डिवाइड करके तभी आप अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ 5 टेराबाइट का वो फाइल भी दिखा रहे हैं। अब होता कैसे ही है, दिस इज डन थ्रू S3 मल्टी पार्ट API, मतलब AWS CLI कमांड लाइन इंटरफेस से हम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और 2-3 और SDK अवेलेबल है, वो हम आगे चल के देखेंगे उसको, कैसे हम इसको मल्टी पार्ट अपलोड करते हैं। कुछ कमांड्स वगैरह हैं, उसको यूज़ में करके हम करते हैं इसको। अब इसमें एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है आपसे ना, I have a file of 1 terabyte and while uploading to S3 it is very slow, what option can we use? ठीक है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि we can use AWS multi part upload। अगर वो कह रहा है कि मेरे पास 1 टेराबाइट की फाइल है और जब मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ ना S3 में, तो बहुत धीमे जा रहा है वो, जबकि मेरे जो इंटरनेट की स्पीड है वो 100 Mbps की है, लेकिन वो 100 Mbps यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हम AWS मल्टी पार्ट का यूज़ करेंगे। मान लो आपकी जो अपलोडिंग स्पीड आ रही है वो 10 Mbps की आ रही है, और आपका जो फाइल है वो है 1 GB की, ठीक है, तो आपको वो 10 मिनट का लगभग, मान लो 100 GB की फाइल है वो, ठीक है, और 10 Mbps की स्पीड आ रही है, तो इस हिसाब से उसको 15 से 20 मिनट लगेगा। लेकिन अब अगर आप उसको मल्टी पार्ट करके अपलोड करोगे और जो अपलोड करोगे तो एक फ़ाइल 10 Mbps की स्पीड में जाएगा, और एक फ़ाइल आपकी लगभग है, समझ लो 20 GB की आपकी एक फ़ाइल आपने कन्वर्ट कर ली, इसको डिवाइड कर ली, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम अपलोड लिमिट है वो एक फिक्स है कि 10 Mbps या 50 Mbps ही आ रही है। तो अगर आप उसको 50 MB में डिवाइड कर दोगे तो वो जल्दी जल्दी अपलोड होगा ना, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे AWS मल्टी पार्ट। इसका आंसर यही है। एक क्वेश्चन और आता है, ये ऊपर का था, मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया, व्हाट इज़ द मैक्स डेटा साइज लिमिट ऑफ अ S3 बकेट? कोई आंसर दे सकता है इसका? 5 टेराबाइट। यस राइट, 5 टेराबाइट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपीइंग S3 ऑब्जेक्ट। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि हम S3 ऑब्जेक्ट को जो कॉपी कर सकते हैं और क्या फ़ायदा है कॉपी करने का और क्यों कॉपी करते हैं। तो वी कैन यूज़ कॉपी ऑपरेशन टू जनरेट एडिशनल कॉपीज़ ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है बकेट में, आप उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे भी रख सकते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, एंड चेंजिंग द कॉपी स्टोरेज क्लास और encrypted rest means you can
copy object to Glacier to save cost, and once copied you can delete original file. For example, S3 standard is costly and S3 infrequent access IA is cheaper. अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टोरेज कोई फाइल को कॉपी करके आप ना उसको दूसरी जगह पे भी मूव कर सकते हो. आपका मान लो ये फाइल है बकेट में, ये फाइल है, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और कॉपी करके आप इसको किसी दूसरी जगह पे स्टोर कर दो, और वहाँ पे आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है, और वहाँ पे आपने क्या बोला है कि जैसे अभी जो मेरा फाइल था वो मेरा फाइल स्टैंडर्ड में था जो कि कॉस्टली है. जो ये मेरा है इसको मैं देखूं अगर तो किस में है, ये स्टैंडर्ड में है, बाहर से दिखेगा ये, ठीक है. कहाँ पे है ये मेरा स्टोरेज क्लास? स्टैंडर्ड में है. ये काफ़ी महंगा वो होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है स्टैंडर्ड. अब मैं अगर इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको मूव कर देता हूँ किसी सस्ती स्टोरेज में, तो मैं कॉपी का यूज़ करके ये कर सकता हूँ. मैं कॉपी का यूज़ करके इसको स्टैंडर्ड से किसी सस्ती स्टोरेज में भी शिफ्ट कर सकता हूँ. ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल रहेगा, इसलिए हम कॉपी का यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू IA या फिर ग्लेशियर. और कॉपी के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डेटा को मूव कर सकते हो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, या फिर वन बकेट टू अनदर बकेट. तो जब आपका कॉपी हो जाएगा तो आप उसको जाके डिलीट कर दो. आपने डेटा को स्टैंडर्ड से IA में या फिर ग्लेशियर में जब मूव कर लिया तो आप उसको जाके डिलीट कर सकते हो. सिमिलरली जैसे आपके माई कंप्यूटर में होता है, कोई फाइल होती है, कॉपी का आप यूज़ क्या करते हो? यही करते हो ना कि आपने एक जगह से कॉपी किया डेटा, दूसरी जगह मूव किया, जब आपका काम ख़त्म हो गया तो या तो वो पुराना वाला फाइल डिलीट कर दोगे या तो जो नया वाला है वो डिलीट कर दोगे. दो दो जगह थोड़ा ना रखोगे, या दोनों जगह रख सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है. तो वो सेम यहाँ पे भी है. ओके. चेंज ऑब्जेक्ट मेटा डेटा, अगर आपको मेटा डेटा का कुछ चेंज करना है उस ऑब्जेक्ट का तो भी हम कॉपी का यूज़ कर सकते हैं. मान लो उस पर्टिकुलर बकेट में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि इसका यार ये चीज़ हमें चेंज करना है और उसमें चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो कॉपी करो, उसको दूसरी जगह पे पेस्ट करो और वहाँ पे जाके उस बकेट का इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो. इस केस में भी हम कॉपी का यूज़ करते हैं. एंड एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि एडिशनल कॉस्ट में चार्ज सिंस यू कॉपी डेटा टू लोकेशन. ये जो आप कॉपी और ये मूव कर रहे हो ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा. क्यों? क्योंकि आपका वो जो फाइल है ना वो तो स्टोर हो रहा है ना. अगर आपने वही फाइल मुंबई में रखी है और वही फाइल आपने उसको ले जाके किसी दूसरी जगह पे स्टोर कर रहे हो, तो दो दो जगह पे आपकी फ़ाइल रहेगी तो उसका चार्ज लगेगा. ओके. बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रहता, कम ही चार्ज रहता है, लेकिन KB में अगर फाइल है तो, और अगर वो डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो AWS की प्राइसिंग मॉडल अलग आती है, उसमें हम जाके देख सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा. हालांकि ये सब कोई पूछता नहीं है, ये सब गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये ऑप्शन भी अवेलेबल है. मान लो पूछ लिया कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको डेटा को मूव करना है तो कैसे कर सकते हो? सिंपली से यू कैन यूज़ द कॉपी ऑप्शन. ओके. एंड कॉपी का जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि एक्सेस पॉइंट में डालना है कि बकेट में करना है, ब्राउज S3 बकेट. ठीक है, यहाँ पे ये बकेट आ गया. इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन रहेगा. ठीक है, ये बकेट आपका कहाँ पे मूव करना है. ओके. क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन इसमें? कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? नो सर. अभी तो नहीं सर. ओके. ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं और कल से हम शुरू करेंगे क्लासेस. ठीक है, स्टोरेज में कितने तरीके की स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और उसके बाद फिर हम लैब वगैरह शुरू करेंगे. एंड जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करिए और उसको लिखिए और उसको याद करना शुरू करिए. ठीक है. सिमिलर वाइज VPC के बारे में भी ये शीट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना. ये सब पढ़ना शुरू करिए. एंड ये AWS का मैं बाद में दूंगा अभी, और इसमें मुझे प्रिपेयर करना है. ओके.
तो ये सब अभी से ही याद करना शुरू करिए, तभी जाके आपका आगे चल के वो, नहीं तो बर्डन पड़ेगा एक साथ जब आपके पास कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।